हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद वीडियो में आप देख पाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे और उनके लिमिटेशंस भी आप देख लेंगे, लिमिटेशंस भी कुछ है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पर मेटल एटम्स और लिगेंड्स के बीच में एक कंपाउंड फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होते हैं। इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल आयन यूज करते हैं। तो इसमें है कि मेटल एटम्स यूज n-1d। अगर आपका लास्ट ऑर्बिटल s अगर n है तो उसके पहले का n-1d ns nnp ऑर्बिटल्स एंड सो ऑन। जरूरत होने से 4s 4p 4d भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले चूज इनका है, चॉइस है वो n-1d ns nnp। अगर ये 3 है तो ये 4 हो जाएंगे, यानी 3d 4s 4p इस तरह से यूज करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं 3d से नीचे 2d नहीं हो सकता है। तो आप माइंड में रखिए n-1 मीन्स मिनिमम नंबर इज 3, 3d 4s 4p देन 4d 4p आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको कॉम्प्लेक्स में मिलेंगे वो है आपको 3d ऑनवर्ड, 3d 3p एंड 4s। तो ऑर्बिटल और लिगेंड्स के बीच में एक अप्रोचिंग होता है। जब लिगेंड्स ऑर्बिटल के नज़दीक आते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एडजस्टमेंट होते हैं, और जितने लिगेंड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, जबकि जितने सेंट्रल मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर गेनर है। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, लिगेंड्स आर डोनर और वो अटैच होते हैं, डायरेक्ट बॉन्ड बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल आयन, और उनके साथ उनको स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। जो कंपाउंड में लेफ्ट राइट होते हैं, जैसे ये कंपाउंड मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा कि लेफ्ट राइट जो होते हैं उनको कैटायन एंड एनायन बोलते हैं, वो इनके अंदर नहीं आते। हम लोग सिर्फ कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल शेप भी एडजस्टमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स के कारण होते हैं। इनके मैग्नेटिक बिहेवियर भी प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण होते हैं। अगर किसी कंपाउंड में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो पैरामैग्नेटिक होंगे, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो डायमैग्नेटिक होंगे। तो मैग्नेटिक बिहेवियर इस तरह से देखे जाते हैं, और हम लोग जानते हैं पहले से भी कि हाईली पैरामैग्नेटिक वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, और फिर ज्योमेट्रिकल शेप कैसे बन रहे हैं, कैसे ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं। ऑर्बिटल ओवरलैप होने में जो लिगेंड्स है, ओवरलैप होने के बाद डोनर है और सेंट्रल मेटल आयन एक्सेप्टर है, और ये कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड बनने के बाद ये आपस में ज्योमेट्रिकली रिपल्सन और इंट्रैक्शन यानी रिपल्सिव इंट्रैक्शन के कारण एक ज्योमेट्रिकल शेप लेते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे इनका रोल क्या है। इसके अलावा हम लोग चर्चा करेंगे हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की, और साथ में इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हैं, जहाँ पर हम लोग लिए हैं कि कोबाल्ट हेक्साइमीन कोबाल्ट 3+ आयन। हेक्साइमीन कोबाल्ट 3+ आयन में आप देखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन के बाद 18 जिसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3d7 एंड 4s2, यानी d ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको हमने इस तरह से यहाँ दिखाया है 7 इलेक्ट्रॉन्स को, और 4s में 2 हैं, ये s वाले, जिनको यहाँ हमने दिखाया है। अब यहाँ पर कोबाल्ट के लिए अब लेते हैं ये बॉक्स मॉडल। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लेके बॉक्स मॉडल लेते हैं, और उनमें उनको अपवर्ड और डाउनवर्ड एरो, हाफ एरो से उनको दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं। अपवर्ड मीन्स पॉजिटिव स्पिन वाले, डाउनवर्ड मीन्स नेगेटिव स्पिन वाले। तो इनकी स्पिन की भी चर्चा इसलिए करेंगे कि कैसे स्पिनिंग होती है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाते हैं डी ऑर्बिटल में आकर के लिगेंड्स के द्वारा जमा किए जाते हैं, और उनके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो क्या होता है इनमें, तो यहाँ देखिए कोबाल्ट के लिए 3D में मैंने 4s एंड 4p ब्लैंक है, 4p यूज हो रहे हैं लेकिन यहाँ ब्लैंक है। फिर लिगेंड्स अप्रोच करने से पहले इनका ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर दिख रहा है 3+, शो कर रहे हैं कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 है। तो 3 ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर के हम यहाँ पर इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, और फिर 6 अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। और जब अमोनिया मॉलिक्यूल ज्वाइन होने के लिए आते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में सेंट्रल मेटल आयन उनका बिहेवियर अलग हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद उनके साथ एक मॉलिक्यूलर जो कॉम्प्लेक्स में एक इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आप देख पा रहे हैं,
इसमें। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से एडजस्ट हो गए। यहाँ पर 3 प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गए, 2 एस से और एक डी से, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से एडजस्टमेंट हो गए और इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया। तो हमारा क्या हो गया, 2 डी यूज हो रहे हैं, 1s एंड 3p। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3। और सारे इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं डी में पेयर्ड है, और यहाँ पर n शो हो रहे हैं अमोनिया। अमोनिया यहाँ से डोनर है, सभी इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर डबल डॉट के रूप में दिखा रहे हैं। 2 डॉट मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर D2sp3 सेप ऑक्टाहेड्रल है, जो जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले होते हैं, उनके ऑक्टाहेड्रल सेप होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर जिनके 4 होंगे उनके टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लानर, डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक ओवरलैपिंग बिटवीन लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल आयन। तो यहाँ पर आप D2sp3 ऑक्टाहेड्रल है और डायमैग्नेटिक है, जैसा मैंने लिखा डायमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन डी में आप देखें दीज ऑल आर पेयर्ड, यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसीलिए ये डायमैग्नेटिक है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता तो वो पैरामैग्नेटिक होता। अब देखिए दूसरा एग्जांपल मैंने दिखाया है उसको, और इसको इसके साथ तुलना करेंगे। दूसरा एग्जांपल मैंने दिखाया है कोबाल्ट हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्ट। हेक्सा फ्लोराइडो है और कोबाल्ट है, 3- है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर उनका निकालेंगे तो आपको 3 ही आएगा, +3 है ना। ऑक्सीडेशन नंबर जैसे आप निकालें, जैसा मैंने बताया था निकालना। तो आप देख लें कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने यहाँ लिखा उसी तरह से वहाँ भी लिखा। टोटल कितने हैं डी ऑर्बिटल में, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन कोबाल्ट 3+ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन डी के और 2 एस के, 4s के, ये वहाँ से निकल गए हैं। तो ये आयनाइज हो गए हैं, 3+ चार्जेज आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन कम दिख रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ कोबाल्ट हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्ट को बनाएंगे तो इस तरह से आएंगे, और यहाँ पर मैंने फ्लोरीन लिखा, लेकिन यहाँ पर 3d ऑर्बिटल को यूज नहीं किया गया है, यहाँ पर 4d ऑर्बिटल यूज किए गए हैं। 3d के बदले 4d ऑर्बिटल यूज किए गए हैं, यानी ये आउटर ऑर्बिटल है, जबकि यहाँ 3d क्या है, इनर ऑर्बिटल। जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग है वो 3d ऑर्बिटल्स में आए हैं, अंदर आए हैं इनसाइड, तो ये इनर ऑर्बिटल हो गए। वो आउटसाइड गए हैं तो आउटर ऑर्बिटल। और कॉम्प्लेक्स के हिसाब से आप देखेंगे कि sp3d2 आया है, d2 बाद में आया है, यानी 4d का 2d ऑर्बिटल यूज किए गए हैं, तो यहाँ d2 बाद में आया है, sp3d2। दैट मीन्स ये क्या है, sp3d2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन है फ्लोरीन के द्वारा, और फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेशन किया है और वो कॉम्प्लेक्स बने, ऑक्टाहेड्रल ही है। sp3d2 हो या d2sp3 हो, वो ऑक्टाहेड्रल ही होते हैं। और ये पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो इससे क्या होता है, तो ये क्या है, जो कोबाल्ट अमोनिया के साथ लिगेंड के साथ जब कंबाइन होते हैं कोबाल्ट के आयन, तो वो इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन बनाते हैं। इनर ऑर्बिटल होते हैं और लो स्पिन। लो स्पिन मतलब उनके इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कम होते हैं, स्पिनिंग कम होती है। जबकि यहाँ पर आप देखिए इस कंपाउंड में, हेक्सा फ्लोराइडो में, इस कंपाउंड में क्या है, आउटर ऑर्बिटल है। आउटर ऑर्बिटल मतलब 3d ऑर्बिटल के बदले इसने 4d ऑर्बिटल को चूज किया, और उसके बाद ये हाई स्पिन वाले हैं, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है इनमें। और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप समझते हैं, पहले भी पढ़े हैं। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं कि हाई स्पिन होंगी या लो स्पिन होंगी, डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ लिगेंड्स के ऊपर। फ्लोराइड यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए इसने क्या किया, हाई स्पिन वाले कॉम्प्लेक्स को बनाया और आउटर ऑर्बिटल। जबकि यहाँ पर अमोनिया क्या साबित हो रहा है कि ये वीक लिगेंड्स है। वीक लिगेंड्स क्या करते हैं, इनर ऑर्बिटल चूज करते हैं, लो एनर्जी वाले। आपको मालूम है कि 4d की एनर्जी 3d से ज़्यादा है, इसीलिए वो लो एनर्जी वाले कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, लो एनर्जी को चूज किया। और उनकी स्पिन भी क्या है, क्या हो गए, तो स्पिन फ्री या लो स्पिन हो गए जब अमोनिया आए। तो वीक लिगेंड्स के कारण ऐसा होता है। जब एक निकेल कंपाउंड लेते हैं, टेट्रासाइलोनिकेल कंपाउंड, तो टेट्रासाइलोनिकेल कंपाउंड इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो 2+ आएंगे, यानी इसमें निकेल के 2+, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एस के यहाँ पर बाहर चले गए हैं। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद आयोनिक नेचर में उसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए हैं। और जितने भी साइनाइड डोनर्स हैं, साइनाइड लिगेंड डोनर हैं, वो सभी क्या हुए, इनर ऑर्बिटल में आकर के, इनर ऑर्बिटल एक ही खाली थे, हमने इनको पेयर किया, तो ये एक डी ऑर्बिटल आ गया
एक s और 2 p ऑर्बिटल, तो इनके सेफ हो गए, इनके स्क्वायर प्लानर, और हाइब्रिडाइजेशन हो गया dsp2। d में एक ही खाली है, अगर d पॉसिबल होता है तो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो यहाँ पर d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गए हैं, और ये क्या है, डायमैग्नेटिक है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स आप देख पा रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या अनपेयर्ड है डी ऑर्बिटल में। दूसरा एक एग्जांपल मैंने उसके नीचे लिखा है, ये कार्बोनिल का है। कार्बोनिल में क्या है कि ये कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं यूज किया, डी ऑर्बिटल कोई भी यूज नहीं किए गए, ये इनको जो मिल गया वो इनर ऑर्बिटल नहीं जाके आउटर ऑर्बिटल जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको सिर्फ 4 ही जगह चाहिए, क्योंकि साइनाइड 4 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, इसलिए उनको 4 ही जगह चाहिए, इसलिए उन्होंने चूज किया है एस को चूज किया और तीनों पी को ले लिया, उसने पी छोड़ा नहीं, यानी वो इनर ऑर्बिटल जाने की कोशिश नहीं कर रहे, आउटर ऑर्बिटल, और इनका टेट्राहेड्रल शेप बन गया और हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गए, जिनके sp3 होते हैं उनके टेट्राहेड्रल होता है। तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर के हैं, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं शो कर रहे हैं, यहाँ पर अनपेयर्ड शो कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स का बनना, लेकिन कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, क्या उनका बेस क्या है, कौन सा वीक है, ये नहीं पता चल रहा है यहाँ। ये बड़ा डिमेरिट है, लिमिटेशंस में आप देखेंगे बड़ा डिमेरिट है कि लिगेंड्स कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा कौन नहीं, ये नहीं पता। आप पहले चेक कर लेते हैं मॉलिक्यूल को, स्ट्रॉन्ग है या वीक लिगेंड्स वाले हैं, उसी हिसाब से उनको एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन ये लिगेंड कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक है नहीं पता चलता है। यहाँ पर पहला केस में अमोनिया वीक साबित हो रहा था, दूसरे में फ्लोराइड स्ट्रॉन्ग साबित हो रहे थे, तीसरे में साइनाइड क्या हो रहे हैं, वीक साबित हो रहे हैं, लेकिन चौथे में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग साबित हो रहे हैं। तो इस तरह से लो स्पिन, हाई स्पिन, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इनको एक्सप्लेन करना पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पॉसिबल किया है। तो फिर आगे और एक थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसको अगले वीडियो में देखते हैं। आप इनको तब तक देख लीजिए, समझ लीजिए इनको। ठीक है, इस वीडियो में तब तक इतना ही। थैंक यू। कोरोना में फिर से आपको याद नहीं दिलाना पड़ेगा, अब तो आप हैबिचुएटेड हो गए हैं, है ना। कीप डिस्टेंस एंड यूज मास्क and do study at home by sitting alone. Okay, thank you.